हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 20 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में 19 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचडी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे। 1932 में पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच यह पूना पैक्ट हुआ था। इसके बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिड़ला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में हुई थी। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था। पहले इसका नाम क्या था? तो अस्पृश्यता निवारण संघ, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। 13 सितंबर 1933 को इसका नाम क्या रखा गया? तो हरिजन सेवक संघ। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस संगठन का उद्देश्य अस्पृश्यता की सामाजिक बुराई को दूर करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों के माध्यम से दलितों, महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर वर्गों का उत्थान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसकी स्थापना के समय घनश्याम दास बिड़ला अध्यक्ष थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अमृतलाल ठक्कर संगठन के क्या थे? सचिव थे। ठीक है, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? तो अस्पृश्यता निवारण संघ था। बाद में क्या हुआ? तो हरिजन सेवक संघ। ठीक, नेक्स्ट है, 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र के लिए मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र के लिए मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 से 31 मार्च 1931 तक आयोजित कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका मसौदा किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कराची अधिवेशन इस बात पर आधारित था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने तथा भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य
सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई थी? तो 11 मार्च 1942 को। और ये भारत कब आया था? तो 23 मार्च 1942 को यह भारत आया था। ये डेट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन? इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसने जो है क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 23 मार्च 1942 को। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्हें 1965 में सार्वजनिक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और इन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया था। और ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। संपूर्ण क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी किस में भाग लिए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक यह चला था, लंदन में हुआ था। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। हिंदू महासभा की ओर से कौन गया था? तो जयकर एवं बीएस मुंजे। उदारवादियों की तरफ से सीवाई चिंतामणि एवं टीपी सप्रू। मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक। सिखों की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह। एंग्लो इंडियन केटी पाल। दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और देसी रियासत से 16 नरेश गए थे। ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था? गांधी इरविन समझौते को किसने दो महात्माओं का मिलन कहा था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ये पूछा गया प्रश्न है। और ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को यह हुआ था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था। ठीक है। सरोजिनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा। के एम मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तन घटना कहा था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था।
और इसे लाल कुर्ती भी कहा जाता है, इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा खान, बादशाह खान, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इनकी पत्रिका भी ध्यान रखिएगा, पख्तून। ठीक है, पख्तून जो है इनकी पत्रिका थी। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया था। एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 से कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महिला भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी? महिला भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1917 में। ऑप्शन ए, 20वीं सदी की शुरुआत के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में महिलाओं को होने वाली दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और अन्य लोगों द्वारा 1917 में अड्यार मद्रास में महिला भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1917 में अड्यार मद्रास में। अगला है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? इंपॉर्टेंट है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन बी, मीर जाफर को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, यानी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था ये प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? तो जून 1757 में हुआ था। ठीक है, प्लासी बंगाल में यह लड़ा गया था। प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। देखिए, भारत में सिविल सेवाओं की नींव रखने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है, जबकि सिविल सेवाओं की आंतरिक कार्यप्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण का कार्य कॉर्नवालिस ने किया था। उनके इन प्रयासों के लिए कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत की वर्तमान सिविल सेवाएं मुख्यतः ब्रिटिश भारत की पूर्व भारतीय सिविल सेवा के पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, नींव किसने रखा था? वारेन हेस्टिंग ने। और इसका आधुनिकीकरण किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने किया था। और इसीलिए कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है, ऑप्शन ए। बाल गंगाधर तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र की अध्यक्षता नहीं की। बात करें अगर हम 1897 मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम मुस्लिम थे। उसके बाद 1905 में बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1920 कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। 1938 हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई? वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी?
तो ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अफरीदी पठान कैदी शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। कब किया था? तो 8 फरवरी 1872 को। किसने किया था? तो शेर अली अफरीदी ने। लॉर्ड मेयो की बात करें तो ये 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय थे। इनके समय में क्या क्या हुआ था? तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ किया था, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन किया गया था, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। 1972 में पहली बार जनगणना, ठीक है, 1972 में पहली बार जनगणना किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अलग से प्रश्न बनता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था? निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था? ठीक है, द्वितीय पूछा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फांसो दा अल्बुकर्क। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात करें तो 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर थे। इसने साम्राज्यवाद की नीति की शुरुआत किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की ब्लू वाटर की नीति को बंद करवाया था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। और दूसरा कौन था? तो अब अल्बुकर्क था। और अल्मीडा ने ब्लू वाटर की नीति लागू किया था, और इसको बंद किसने किया? तो अल्बुकर्क ने। 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। किसने? तो अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन था? तो अल्बुकर्क था। ठीक, और इसी ने 1510 में गोवा को छीना था। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र मामला कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काकोरी षड्यंत्र मामला कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन, ये मालगाड़ी थी, को सफलतापूर्वक लूट लिया। इस संबंध में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इसमें 17 लोगों को लंबी सजाएं हुई, 4 को आजीवन कारावास एवं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी तथा गोंडा में फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। ये पूछा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में दिया गया था। अशफाक उल्ला खां को कहाँ पे? तो फैजाबाद में। रोशन सिंह को कहाँ पे? नैनी में। और राजेंद्र लाहड़ी को तो गोंडा में फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। 9 अगस्त 1921 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्यवाही कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? अब काकोरी ट्रेन कार्यवाही, क्योंकि जो षड्यंत्र है ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 दिसंबर 1928 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस सहायक अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि उनका प्रारंभिक लक्ष्य सैंडर्स नहीं था, बल्कि पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट था,
जिसने अपने सिपाहियों को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का निर्देश दिया था, जिसमें राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में मौत की सजा सुनाई गई। ये इंपॉर्टेंट है, किस केस में? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह के नेता कौन थे? उल गुलान विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 में हुआ था ये मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह छोटा नागपुर, वर्तमान झारखंड में स्थित है, क्षेत्र में इस अवधि का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी, यह एक तरह की सामाजिक खेती थी का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध बिरसा मुंडा द्वारा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। ठीक है, इसे उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, सुरमा घाटी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? इंपॉर्टेंट है, सुरमा घाटी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफी में पूछा गया था कि सुरमा घाटी कहाँ पे है, तो असम में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दंड मार्तंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था और इसके संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ला। भारत का पहला समाचार पत्र पूछे तो बंगाल गजट, ये पहला था। ठीक है, और ये जो है ये हिंदी का था पहला, और ये पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, ये अंग्रेजी भाषा में था। और इसके संपादक कौन थे? तो जेम्स अगस्टस हिक्की इसके संपादक थे। कुछ समाचार पत्रों की बात करें तो इंडियन ओपिनियन किसकी है? महात्मा गांधी जी की। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की। न्यू इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये न्यू इंडिया साप्ताहिक है, तो न्यू इंडिया साप्ताहिक अगर लिखा रहे तो बिपिन चंद्र पाल, और न्यू इंडिया दैनिक ये एनी बेसेंट। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। यंग इंडिया आपका महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी। इंडिया गजट, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया गजट है। हेनरी लुई विवियन डेरेजियो, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, और अमृत बाजार शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की पत्रिका थी, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की? सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद को हराकर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। पहला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु नदी के किनारे सेल्यूकस को पराजित किया था, बिल्कुल सही है ये। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरियाना का क्षेत्र दिया था, ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे, ये भी आपका सही है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सेल्यूकस का जो है राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का क्या था? राजदूत था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा आदेव मात्रिक। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट इसे जुती हुई भूमि, आकृष्ट बिना जुती हुई भूमि, स्थल ऊंची भूमि आदि अनेक भूमि का उल्लेख किया। किसने? कौटिल्य ने। अदेव मात्रिक भूमि वह भूमि थी जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। ठीक है, सीता क्या था मौर्य काल में? तो सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय को कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में सीता क्या था? तो राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। अच्छा, बलि क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यह एक प्रकार का राजस्व कर था मौर्य काल में। ठीक, नेक्स्ट, किस बौद्ध भिक्षु ने
अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, उपगुप्त ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पता चलता है कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का। अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जैन धर्म की दीक्षा किसने दिया था, तो भद्रबाहु ने दिया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है। पहला है, वैदिक काल में हल से बनी रेखा को सीता कहा जाता था। बिल्कुल सत्य है। देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा मौर्य काल में क्या कहा जाता था, तो मौर्य काल में जो राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय थी उसे क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था मौर्य काल में। लेकिन अगर पूछा जाए वैदिक काल में हल से बनी रेखा को क्या कहा जाता था, तो सीता कहा जाता था। ठीक है। ऋग्वेद में वैद्य के लिए भिषक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी आपका सही, ये भी सही है। वैदिक काल में दास व्यवस्था नहीं थी। ये गलत पूछ रहा है, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में दास व्यवस्था थी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं था। ठीक है, दास प्रथा थी किंतु प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं थी। वैदिक काल में हल से बनी रेखा को सीता कहा जाता था। ऋग्वेद में वैद्य के लिए भिषक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में कपास शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में बढ़ई को तत्क्षण कहा जाता था। ये पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया था ये। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहा जाता था, तो तत्क्षण कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन पूछ रहा सही है? पहला है, ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या 33 बताई गई है। सही है। वैदिक युग में सुरा साधारण अवसरों पर पिए जाने वाला एक मादक पदार्थ था। ये भी आपका सही है। ऋग्वैदिक युग में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी। ये भी आपका करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी कथन सही है, ऑप्शन डी। अगला है, वैदिक काल में सदा नीरा हो गया। यहाँ पे सदा नीरा किस नदी को कहा जाता था? वैदिक काल में सदा नीरा किसको कहा जाता था, किस नदी को? तो गंडक को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंडक को। देखिए शतुद्री का आधुनिक नाम क्या है, वर्तमान नाम? सतलज। बिपाशा ब्यास का, सदा नीरा आपका गंडक, दृशद्वती घग्घर, गोमती गोमल, बितिस्ता झेलम नदी और अस्कनी चिनाब और पुरुषणी रावी नदी को कहा जाता था। इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 712 ईस्वी में किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण देव राय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर राजवंश के कृष्ण देव राय अमुक्त माल्यद के लेखक थे। यह तेलुगु भाषा की महाकाव्य कविता है। यह हमें भगवान विष्णु और अंडाल की शादी की कहानी के बारे में बताती है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे जो तुलु राजवंश से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट है, किस राजवंश थे? तो तुलु राजवंश से संबंधित थे। ठीक है। और यह पुस्तक 1509 से 1503 ईस्वी की अवधि के दौरान लिखी गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो कई सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना 13वीं सदी में अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम क्या था? तो जौना खान इसका वास्तविक नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का। और इसी कारण इस शहर का नाम क्या रखा गया? तो जौनपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक
किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पास्कल का नियम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पास्कल का नियम क्या कहता है? तो यह बताता है कि जब किसी सीमित तल पदार्थ में किसी बिंदु पर दबाव में वृद्धि होती है तो पात्र में प्रत्येक दूसरे बिंदु पर एक समान वृद्धि होती है। यह आपका क्या है? पास्कल का नियम है। बर्नौली का सिद्धांत पर क्या आधारित है? आपका हवाई जहाज। एग्जाम्पल से प्रश्न पूछता है तो ध्यान रखिएगा, हवाई जहाज आपका बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक आपका पास्कल के नियम पर। जहाज और पनडुब्बी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है ये। और न्यूटन के गति का तीसरा नियम पर क्या आधारित है? तो जेट प्लेन, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा नियम है। नेक्स्ट है, तारे का रंग सूचक है। तारे का जो रंग होता है वो किसका सूचक होता है? तो उसके ताप का सूचक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी तारे का रंग उसकी सतह के तापमान से संबंधित होता है। किसी तारे द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी कम होती है वह उतना ही अधिक गर्म होता है। इंपॉर्टेंट है, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी कम होती है वह क्या होता है? उतना ही अधिक गर्म होता है। छोटी तरंग दैर्ध्य वाली नीली या नीली सफेद रोशनी सबसे गर्म होती है। सभी को पता होगा सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो बैगनी और नीले की होती है, ठीक है। छोटी तरंग दैर्ध्य वाली नीली या नीली सफेद रोशनी सबसे गर्म होती है। ठंडे रंगों की तरंग दैर्ध्य लंबी होती है, जैसे आपका लाल या लाल भूरा। मैंने बताया था कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो सर्वाधिक होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूछा गया था कि सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। कैसा तारा है? तो पीला तारा है, ठीक है। सूर्य जो है एक पीला तारा है। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला है, अम्ल और क्षार दोनों सभी संकेतकों का रंग बदल सकते हैं। नहीं, सभी का नहीं बदल सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत है। यदि कोई संकेतक अम्ल के साथ रंग परिवर्तन देता है तो यह क्षार के साथ रंग परिवर्तन नहीं देता है। नहीं, दे सकता है, तो ये भी आपका गलत है। अम्ल और क्षार में रंग का परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता, ये सही है। अम्ल और क्षार में रंग का परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। कुछ संकेतक अम्ल और क्षार दोनों के लिए रंग नहीं बदल सकते। यदि कोई संकेतक अम्ल के लिए रंग परिवर्तन देता है तो वह क्षार के लिए भी रंग परिवर्तन दे सकता है। रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कारण से आकाश में बादल तैरते हैं? किस कारण से आकाश में बादल तैरते हैं? तो कम घनत्व के कारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्न घनत्व। बादलों में हवा की तुलना में बहुत कम घनत्व और उच्च मात्रा होती है, इसलिए वे अपने वजन को संतुलित करने के लिए आसपास की हवा से उच्च उछाल बल का अनुभव करते हैं। इसलिए वे आसपास की हवा से उछाल बल के कारण उड़ते रहते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिन वस्तुओं का घनत्व कम होता है उनमें उच्च उत्प्लावन बल का अनुभव होता है, ठीक है। जिसका घनत्व कम होता है वो क्या होता है? तैरता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि पूछ रहा है? सदिश नहीं है, ठीक है, तो यानी अदिश पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सदिश राशि क्या होता है? जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका वेग, बल, संवेग, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व, ये पूछा गया है। विद्युत धारा घनत्व पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, सदिश राशि है। अदिश राशि की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे आपका चाल हो गया, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा इंपॉर्टेंट है, दाब, इलेक्ट्रिक चार्ज, ऊर्जा इत्यादि, ये सब क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? सभी को पता होगा, बल्ब में फिलामेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है।
टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। किस कारण से? तो यह एक मिश्र धातु है और इसका गलनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसलिए यह आसानी से जलता नहीं है। बल्ब उच्च तापमान पर चमकता है। ठीक है, ये सब जो है कारण है प्रयोग किए जाने के। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ठीक है, गलत पूछ रहा कौन सा है? पहला है, प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। बिल्कुल सत्य है, प्रकाश की जो है गति अधिक होती है ध्वनि के मुकाबले, तो ये आपका सही है। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है समुद्र का पानी क्या होता है? नमकीन होता है, इसलिए जो है समुद्र के पानी का घनत्व जो है नदी के पानी से क्या होता है? अधिक होता है, तो ये आपका क्या है? सही है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, किससे लगता है? तो ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है, तो गलत है यही। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, आपका लोहे से हवा और क्या होता है? लोहा ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है क्या बनता है आपका? तो Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायलिसिस। नेक्स्ट, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए जो है मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? इंपॉर्टेंट है ये, तो यकृत में यह संग्रहित होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यकृत की बात करें, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये यकृत। यहाँ से जो है पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है, पित्त रस का स्राव यकृत से होता है। अच्छा, पित्त रस इकट्ठा कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, ये पित्ताशय में जमा होता है ये। विटामिन ए मुख्य रूप से यकृत में संग्रहित होता है। विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग इसकी कमी से होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। कराया, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन से होते हैं? तो एंजाइम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? इंपॉर्टेंट है, निषेचन की क्रिया ये कहाँ पे होती है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं चित्र में आपका, ये आपका अंडवाहिनी है। ठीक है, यहाँ पे आपके निषेचन की क्रिया होती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निषेचन एक जटिल बहुचरणीय प्रक्रिया है जो 24 घंटों में पूरी होती है। नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलता है और युग्मनज बनता है। अंडवाहिनी की बात करें तो अंडवाहिनी को फिलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, शारीरिक क्षेत्र है जहां स्तनधारी प्रजातियों में हर नया जीवन शुरू होता है। एक लंबी यात्रा के बाद शुक्राणु अंडवाहिनी के विशिष्ट स्थल, जिसे एम्पुला कहते हैं, में अंडाणु से मिलता है और निषेचन होता है। कहाँ पे होता है निषेचन? तो अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथ को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथ को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो TSH। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। TSH का स्राव जो है कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा जो है पादप हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या आपका पादप हार्मोन है? देखिए, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। पौधों की वृद्धि और विकास में साइटोकाइनिन की प्रमुख भूमिका होती है। पादप हार्मोन की बात करें तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन अम्ल और आपका साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल, ये सब क्या है आपके पांचों, ध्यान रखिएगा, ये आपके क्या है पादप हार्मोन है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनुमति देता है और रक्त प्रवाह में पाए जाने वाले ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य स्तर के भीतर बनाए रखता है।
यानी क्या करता है, ये ग्लूकोज को कंट्रोल करता है यानी शर्करा को। एस्ट्रोजन आपका ये क्या होता है, महिला हार्मोन होता है, ठीक है। और इंसुलिन की बात करें, इसका स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से इसका स्राव होता है, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह या डायबिटीज। अगला, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है इसमें। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। अगला है, भ्रूण निम्न में से किस में पाया जाता है, जो भ्रूण होता है किस में पाया जाता है, तो बीज में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीज में। अगला, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान ये कहाँ पे है, तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये भारत का पहला तितली उद्यान है। अगला, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा, प्लीहा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया किससे होता है, तो ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ से या होता है, इसका वाहक क्या होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है इसका वाहक होता है, ठीक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक होता है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है। कौन सा रोग जो है जलजन्य है, यानी जल से होता है, तो ध्यान रखिएगा, डायरिया। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। डायरिया किससे होता है, तो जल से होता है। यहाँ पे देखते हैं, जो क्षय रोग होता है ये आपका जीवाणु से होता है, और किससे फैलता है, ये वायु से फैलता है। खसरा आपका वायरस से होता है, ये वायु से फैलता है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होता है, ये आपका वायु और सीधे संपर्क से फैलता है। पोलियो इंपॉर्टेंटली पूछा गया प्रश्न है, तो वायरस से होता है, वायु और जल से होता है। हैजा की बात करते हैं, तो ये आपका जीवाणु, जल और भोजन। टाइफाइड ये आपका जीवाणु, जल से होता है। हेपेटाइटिस ये भी आपका TRD3 में पूछा गया था, तो ये आपका वायरस और किससे फैलता है, जल से। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ, और किससे फैलता है, ये तो मादा एनाफ्लीज से या फैलता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, NCERT की कटिंग है ये, ठीक। नेक्स्ट है, रसोई गैस किनका मिश्रण होता है। जो रसोई गैस होता है यानी LPG जो होती है, उसमें किसका मिश्रण होता है, तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। देखिए ये क्या होता है, गंधहीन होता है, ठीक है, इसमें जो है गंध नहीं होता है, और इसीलिए रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इथाइल मरकैप्टेन का प्रयोग किया जाता है इसमें LPG में, ठीक है, ताकि जो है पता चल सके। अगला, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है, तो एसिटिलीन गैस। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन पूछ रहा सही है। पहला, इसमें अग्निशामक में खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है, बिल्कुल सही है, NCERT में दिया है, ये ध्यान रखिएगा। अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उसमें खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, ये सही है आपका। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना प्रयोग में लाया जाता है, ये भी आपका सही है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना प्रयोग में लाया जाता है, ये सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है, ये भी आपका सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है, तो जिप्सम का। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ट्रांसियम तथा बेरियम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। किसका प्रयोग जो है अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, पूछ रहा कौन सा गलत है, तो नीला थोथा, इसे क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट, वे तो सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी सही है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं, ये भी सही है। तो गलत पूछ रहा है इसमें, तो कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। BPSC ऐसे प्रश्न पूछता है।
देखिए नीला थोथा की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। इसका फार्मूला ध्यान रखिएगा, CuSO4। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसे, और इसका फार्मूला होता है आपका NaHCO3। कास्टिक सोडा या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, NaOH इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। ऑप्शन सी। अमलगम क्या होता है, तो अमलगम एक अन्य धातु के साथ पारे का मिश्रण होता है। ठीक है, लगभग सभी धातुएं पारे के साथ मिश्रण बना सकती हैं, जैसे आपका ये जो हुआ लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन और टेंटलम, ये आपका अपवाद है। ठीक है, ये जो है अमलगम नहीं बनाती, यानी ये जो है पारे के साथ जो है क्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में डीकम्पोजर की क्या भूमिका है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में डीकम्पोजर यानी अपघटक की क्या भूमिका होती है इसमें? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूपों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर या अपघटक। ऑप्शन सी, कार्बनिक को अकार्बनिक में। अगला है, खाद्य श्रृंखलाओं में केवल 3 या 4 चरण होने का कारण क्या है? खाद्य श्रृंखला में केवल 3 या 4 चरण होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन बी, खाद्य श्रृंखला के चौथे चरण के बाद लगभग बहुत कम या कोई उपयोगी ऊर्जा नहीं बचती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले क्या होता है आपका, उत्पादक होता है। ठीक है, उत्पादक के बाद आपका प्राथमिक होता है, उसके बाद आपका द्वितीयक होता है आपका, उसके बाद तृतीयक होता है। ठीक है, इसके बाद नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है वही देखते हैं हम। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पौधों पर पड़ता है तो वे सूर्य से केवल 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कितना ग्रहण करते हैं? केवल 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं पौधे। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है। केवल 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक प्रवाहित होती है। यह भी पूछा गया है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितना ऊर्जा जाता है? तो 10% ऊर्जा जाता है, जिसे 10% का नियम कहा जाता है। किसने दिया था ये नियम? तो लिंडमैन ने दिया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसलिए ऊर्जा की हानि इतनी अधिक होती है कि 3 या 4 चरणों के बाद उपयोग के लिए बहुत कम ऊर्जा बचती है। इसलिए खाद्य श्रृंखलाओं में केवल 3 या 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ज़्यादा चरण नहीं होते क्योंकि ऊर्जा नहीं बचती है फिर। नेक्स्ट है, जीवमंडल को बचाने के लिए ओजोन द्वारा अवशोषित की जाने वाली उच्च ऊर्जा विकिरण को कहा जाता है। जीवमंडल को बचाने के लिए ओजोन द्वारा अवशोषित की जाने वाली उच्च ऊर्जा विकिरण को क्या कहा जाता है? तो ओजोन जो है किसका अवशोषण करता है? ऑप्शन ए, पराबैंगनी विकिरण यानी UVA। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ओजोन परत किस में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ओजोन परत संरक्षण के लिए एक जो है प्रोटोकॉल हुआ था, कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ये ओजोन संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, प्लास्टिक की बोतलों और थैलियों के उपयोग से क्यों बचना चाहिए? प्लास्टिक की बोतलों और थैलियों के उपयोग से हमें क्यों बचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वे गैर बायोडिग्रेडेबल हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है ये नष्ट नहीं होते हैं। अगला, ओजोन परत में छेद का कारण बन सकता है। ओजोन परत में छेद का कारण बन सकता है तो ग्लोबल वार्मिंग, उत्परिवर्तन, त्वचा कैंसर, सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी। ओजोन रिक्तीकरण एक बड़ी पर्यावरणीय चिंता है क्योंकि इससे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले UV यानी पराबैंगनी विकिरण की मात्रा बढ़ जाएगी। यह बहुत हानिकारक है क्योंकि इससे त्वचा कैंसर, प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षति, आनुवंशिक क्षति और आंखों के मोतियाबिंद की दर में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, ओजोन क्षरण से। अगला, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवित जीवों के शरीर में कीटनाशकों जैसे हानिकारक रासायनिक पदार्थ जमा हो जाते हैं कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, TRE 1 में पूछा गया था। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से
खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक कोशी स्तर पर जीवित जीवों के शरीर में कीटनाशकों जैसे हानिकारक रासायनिक पदार्थ जमा हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो जैविक आवर्धन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविक आवर्धन। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जैविक जीवों के शरीर में कीटनाशकों, जड़ी बूटियों और डीडीटी जैसे जहरीले रासायनिक घटकों के संचयन को जैविक आवर्धन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है, जीवित जीवों, उनके पर्यावरण और उनके बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवित जीवों और उनके आसपास के वातावरण के साथ उनकी अंतःक्रिया के अध्ययन से जुड़ी है। इसमें जीवित प्राणियों और उनके आवासों के बीच संबंधों का अध्ययन शामिल है। अगला है, खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर पर कब्जा होता है। खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर पर किसका कब्जा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। पहले कौन होता है? आपका उत्पादक होता है। ठीक है, उत्पादक होते हैं, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादक, जिन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला का पहला पोषी स्तर बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उत्पादक सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इन्हें खाद्य श्रृंखला के अन्य पोषी स्तरों पर स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, उत्पादक पहले होता है, उसके बाद प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद आपका तृतीयक होता है। अगला, एक दूसरे पर निर्भर प्राणियों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? एक दूसरे पर निर्भर प्राणियों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो खाद्य वेब कहते हैं या खाद्य जाल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाद्य वेब। जैसे आपका घास है, घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा को मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? आपका सांप खाता है। फिर सांप को कौन खाता है? आपका ये चील खाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? नेटवर्क बन रहा है। तो यही आपका क्या है? खाद्य वेब है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम झीलों एवं बांधों के पारिस्थितिकी तंत्र, ये क्या है? मानव निर्मित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बायोगैस एक उत्कृष्ट गैस है क्योंकि इसमें 75% तक डैश होता है। बायोगैस में क्या पाया जाता है? तो मुख्यतः मेथेन पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी। बायोगैस में मुख्य रूप से 75% मेथेन यानी CH4 और 25% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो बायोगैस जो है किसका मिश्रण होता है? तो मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस का उत्पादन कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके किया जाता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय वातावरण में जीवाणु की मदद से विघटित होता है। ठीक है, बायोगैस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं? कौन से करा प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्या आपका प्राथमिक प्रदूषक है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक प्रदूषकों की बात करें तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, एरोसोल्स, फ्लाई ऐश, कोहरा, ओस, काजल, ज्वालामुखी, ये सब क्या है? प्राथमिक प्रदूषक हैं। द्वितीयक की बात करें तो आपका क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये आपका ओजोन हो गया। ओजोन ध्यान रखिएगा द्वितीयक होता है। काला धुआं, आम्ल वर्षा यानी H2SO4, HNO3, H2CO3, ये आपका द्वितीयक है। पैन भी आपका द्वितीयक है। PBN भी द्वितीयक है और PPN ये भी आपका क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से कौन से आवश्यक आधात्विक खनिज हैं? करा कौन से जो है आधात्विक खनिज हैं? तो आपका कोयला, सिलिका, मिट्टी और सीमेंट, ये क्या आपका आधात्विक है। ठीक है, बाकी लोहा और तांबा ये तो धातु है, सोना भी आपका धातु है, चांदी भी धातु है। तो आधात्विक इसमें आपका कोयला, सिलिका, मिट्टी, सीमेंट। अगला, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 1980 में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर, 1980 में यह लागू हुआ था। ठीक है, 25 अक्टूबर 1980 को जो यह अधिनियमित किया गया था। ध्यान रखिएगा 1988 में जो है इसमें संशोधन किया गया था। यह भी प्रश्न बनता है। ठीक है, 1988 में इसमें संशोधन किया गया था। अगला,
पीने के पानी में कौन सा तत्व मौजूद होता है तो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है? पीने के पानी में कौन सा तत्व मौजूद होता है तो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है ये? तो इसमें ध्यान रखिएगा आर्सेनिक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। देखिए नाइट्रेट, इससे क्या होता है आपका, कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, पूछा गया प्रश्न है। कैडमियम से कौन सा होता है? इटाई रोग होता है, ये भी पूछा गया टीआरई 1 में। आर्सेनिक की वजह से आपका ब्लैक फुट रोग होता है और मरकरी की वजह से आपका मिनी माता रोग होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अक्षांशीय विस्तार है? भारत का पूछ रहा, अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग पॉलिटी की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा आप लोग, ठीक है। पॉलिटी की पीडीएफ तैयार है, तो वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है भारत, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरी की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर है? इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए। भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 251 किलोमीटर का। देखिए उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण आपका कितना है? उत्तर से दक्षिण ये है, कितना है? तो आपका 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम कितना है? तो पूरब से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है। और इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आएगा? तो 251। यही प्रश्न पूछा था, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कौल है जो लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है, ठीक है। अगर वैसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक। पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो गुहर मोता या गुहर मोती, और पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबतू, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अला भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो ना समुद्र को स्पर्श करते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को? भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो ना समुद्री सीमा बनाते हैं और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा 5 राज्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं आपका? झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया, सॉरी छत्तीसगढ़ हो गया आपका, हरियाणा हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। ये 5 राज्य हैं जो ना क्या है, ये ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना तो समुद्री सीमा बनाते हैं, ठीक। इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17.5। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का सबसे कम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अला निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवलादेव नेशनल पार्क को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में यह स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल से निकलती है? कह रहा कौन सी नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है ये? तो ऑप्शन सी घाघरा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घाघरा नदी। घाघरा नदी 1080 किलोमीटर लंबी नदी है जो नेपाल हिमालय में माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है या तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है, जहाँ छपरा बिहार के निकट गंगा नदी में यह
मिल जाती है। बेतवा नदी की बात करें तो ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है तो कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश में विंध्य श्रृंखला से यह निकलती है और इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, बेतवा नदी को। चंबल नदी की बात करें तो ये भी यमुना की सहायक नदी है और ये भी कहाँ से निकलती है तो विंध्य श्रेणी से ये भी निकलती है मध्य प्रदेश से। ठीक, अगला है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है तो कुमायूं हिमालय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न बना है ज्योग्राफी में, ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपका क्या है सिंधु नदी, उसके बाद आपका हो जाएगा सतलज। इन दोनों के बीच का क्षेत्र कौन सा है आपका पंजाब हिमालय, ठीक है। उसके बाद आपका सतलज और काली, इनके बीच हिमालय को क्या कहा जाता है कुमायूं हिमालय कहा जाता है। उसके बाद काली और तिस्ता, इनके बीच हिमालय को क्या कहते हैं नेपाल हिमालय कहते हैं। और उसके बाद है आपका तिस्ता और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी, तो इनके बीच हिमालय को क्या कहा जाता है तो असम हिमालय कहा जाता है, ठीक है, असम हिमालय। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है तो अमेजोन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में है ये, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कौन सा घास का मैदान जो है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैंटरबरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डाउन्स कहाँ कहा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में है ये डाउन्स। पंपास आपका दक्षिण अमेरिका में। विल्ड कहाँ पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। प्रेरी आपका उत्तरी अमेरिका में और स्टेपी आपका यूरोप में। ये सब घास के मैदान है, ध्यान रखिएगा। अगला, संविधान के लेखन का कार्य किसने किया था। संविधान के लेखन का कार्य पूछ रहा है यहाँ पे किसने किया था तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम बिहारी रायजादा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की मूल प्रतियों को तैयार किया था। इन्होंने मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नंदलाल बोस, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नंदलाल बोस संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किया और इसे कलाकृतियों से सजाया था, ठीक है। लिखा किसने था तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने और इस पर चित्रकारी किसने किया है तो नंदलाल बोस ने। अला, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है तो ध्यान रखिएगा प्रस्तावना को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना। देखिए पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा था तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। के एम मुंशी की बात करें तो के एम मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये आपका किसने कहा था तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। नोट ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा, ठीक है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 में क्या है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था। इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई। देखिए राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया था तो 24 जनवरी 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव तो आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया था। मैंने कई बार बताया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। अगला है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है। भारतीय संघ की जो शक्ति होती है किसमें निहित होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें निहित होती है तो राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है, राष्ट्रपति में। इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 53 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यकारी शक्ति
राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल 53 में कहा गया है। अगला, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1977 में चुने गए थे। अगला, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि पूछ रहा है यहाँ पे, तो अधिकतम आपका 3 वर्ष होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन जो है किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेन। अगला, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र पूछ रहा है, कौन बुलाता है? तो ध्यान रखिएगा, बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है, तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, बुलाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, और किस आर्टिकल में ये? तो आर्टिकल 108। अच्छा, ये किस पर बुलाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। ठीक है, साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। ये पूछा जाता है किस पर नहीं बुलाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, धन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है और संविधान संशोधन विधेयक पर भी नहीं बुलाया जाता है ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर यह नहीं बुलाया जाता। ठीक, अगला है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो ऑप्शन बी, आर्टिकल 213 में। अगर हम बात करें अगर राष्ट्रपति की, तो किस में है? तो आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, और आर्टिकल 213 में किसको है? तो राज्यपाल को। ठीक, ऑप्शन बी। अला, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया डैश से ली गई है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है ये? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता लिया गया है। और क्या लिया गया है यहाँ से? संसदीय सरकार यहाँ से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और क्या लिया गया है यहाँ से? तो यहाँ से जो है प्रस्तावना लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना प्रेरित है यहाँ से। ठीक, और क्या लिया गया यहाँ से? उपराष्ट्रपति का पद भी आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद। और क्या लिया गया है अमेरिका से? महाभियोग भी लिया गया है यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट, पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम, पूरब से जो है पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 483 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उत्तर से दक्षिण पूछे चौड़ाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर है। अगला, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? ये पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो आपका 45.85%। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। झारखंड कब बना था? तो आपका 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? ये भी आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो रोहतास, ऑप्शन बी। अला, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में सबसे लंबी है। ऑप्शन बी। पटना में गंगा की लंबाई कितनी है? तो आपका 99 किलोमीटर। उसके बाद आपका कटिहार का नंबर आता है, कितना है यहाँ पे? 91 किलोमीटर। अगला है, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सा है? तो गन्ना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये कोच्चि में किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति
की 26वीं बैठक 20 से 30 मई को कोच्चि में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में भारत औपचारिक रूप से अंटार्कटिका में एक नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की घोषणा करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र पहले से ही हैं। कौन से? मैत्री और भारती। अब तीसरा, ठीक है, लॉन्च करने जा रहा है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नीदरलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन सी। अला पेरिस 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले पुरुष रेसलर कौन बने हैं? पेरिस 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो अमन सहरावत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, अब शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, मेघालय में। ठीक है, अभ्यास शक्ति, और ये जो है किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच। और ये कौन सा संस्करण है? तो 7वां है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ऑप्शन बी, कामी रीता शेरपा। ऑप्शन बी, कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार कदम रखकर इतिहास रच दिया है। कामी रीता माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने वाली पर्वतारोही बन गई हैं। वह पहली बार 1994 में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है। ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।